नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये मेरी सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास है। उसी क्लास के दौरान ये लास्ट में वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों की उपस्थिति में। तो आज हमारा टॉपिक है आईपीसी 1860 और सब्जेक्ट हमारा जो है वो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो इस टॉपिक में हम संपत्ति के विरुद्ध अपराधों की चर्चा करेंगे और उसमें से हमने आज पहला अपराध चोरी का लिया हुआ है। तो आज मैं चोरी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब बताने जा रहा हूँ, इसको आप लास्ट तक देखें। और संपत्ति के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख जो है किस अध्याय में है, ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो अध्याय 17 है और कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 378 से 462 तक में है। और ये हमारी पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है 46। तो हमारी ये आईपीसी की 46वीं क्लास है और इसके पहले हमारी क्लास यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप अन्य क्लासें देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक घृणित अपराध की, जिसको समाज जो है बहुत घृणित नज़र से देखता है और लोकल भाषा में उसको चोरी चपाटी कहा जाता है ना। तो चोरी चपाटी कोई करने वाले अभियुक्त को हम जो है वो बड़े घृणा भाव से देखते हैं, बल्कि कोई हत्यारा होता है तो उससे हम डरते भी हैं, है ना। लेकिन अगर कोई चोर होता है ना तो उस चोर को सब पब्लिक मानने के लिए तैयार हो जाती है। कहीं भी अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाए तो पब्लिक मानने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वो हत्या करने आ जाए, रिवाल्वर निकाल के किसी गोली मार दे तो पब्लिक उसको नहीं पकड़ेगी, है ना। पकड़े कोई पब्लिक नहीं पकड़ेगी। तो बड़ा घृणित अपराध है, सबसे छोटा अपराध हम इसको बोल सकते हैं चोरी को, और पहला अपराध भी है। तो चलिए हम बात करते हैं धारा 378 की। तो धारा 378 में जो है चोरी को जो है वो परिभाषित किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बनता है कि चोरी की परिभाषा किस धारा में दी गई है, धारा 378 में दी गई है। बड़ी सिंपल परिभाषा है। कुल मिलाकर के इसमें आपके 5 आवश्यक तथ्य हैं। यदि उनकी पूर्ति होती है तो ये चोरी का अपराध बन जाता है। तो कौन कौन से तथ्य हैं ये भी हमने परिभाषा के साथ ही बताने का प्रयास किया है, तो उसको आप भी देखें। तो जो कोई माने कोई अभियुक्त है यहाँ पे, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, तो हमने ऐसा पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे कब्जा आवश्यक है, स्वामित्व आवश्यक नहीं है। यहाँ पे अगर किसी अन्य व्यक्ति कब्जे की, अन्य व्यक्ति के स्वामित्व की संपत्ति अगर हमारे कब्जे में है तो कोई थर्ड चोर जो है उसको चोरी कर सकता है। तो यहाँ पे कब्जा जरूरी है, स्वामित्व जरूरी नहीं है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, उस व्यक्ति की सहमति के बिना, है ना, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, माने उस व्यक्ति की रजामंदी नहीं होनी चाहिए। यदि रजामंदी होगी तो वो चोरी नहीं होगी। मतलब उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को चोर को ले जाने के लिए जो है वो अपनी सहमति ना दी हो, माने सहमति के बिना। और यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण में बताया कि सहमति कैसे हो सकती है। तो सहमति 2 तरह की हो सकती है। एक तो आपकी अभिव्यक्त, जैसे बोल करके, इशारे द्वारा, ये सभी सहमति जो है वो अभिव्यक्त कहलाती हैं। इनके अलावा जो है वो अन्य प्रकार की समितियाँ जो हैं वो कहलाती हैं विवक्षित सहमति। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन ले लें, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे घर में घुसता है और हमारी कोई संपत्ति है, हमारे आँखों के सामने उसको ले जा रहा है, हम उसको नहीं रोक रहे हैं, तो यहाँ पे विधि क्या मान लेगी कि एक प्रकार से हमने क्या किया है, उसको संपत्ति ले जाने के लिए विवक्षित रूप से हमने क्या दे रखी है, उसको सहमति या सम्मति दे रखी है। तो ये आपकी विवक्षित सहमति कहलाएगी। फिर आगे चलते हैं, सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति। तो यहाँ पे याद रखना हमको कि चोरी केवल जो है वो चल संपत्ति की विरुद्ध ही होती है, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। तो जंगम संपत्ति होना आवश्यक है। और चौथा जो है वो, जो व्यक्ति चोरी करता है उसका इंटेंशन जो है वो, आशय जो है वो क्या हो, बेईमानी से, है ना, बेईमानी से उस संपत्ति को ले लेने का आशय हो। माने जो चोर है वो व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति को ले लेने का आशय रखता हो और संपत्ति को इस प्रकार ले लेने के लिए, है ना, इस प्रकार ले लेने के लिए क्या करता है वो, उस संपत्ति को वो हटाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस संपत्ति को उस स्थान से हटाना जो है वो पर्याप्त है। और हटाना क्या संपत्ति चोरी के हिसाब से हटा दी गई है, ये जो है तथ्य का प्रश्न है और ये हर मामले में जो है वो डिसाइड होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई भूबद्ध चीज़ें हैं, तो भूबद्ध चीज़ें किस तरह की होती हैं आपकी,
चल संपत्ति नहीं होती हैं, अचल संपत्ति कहलाती हैं। भूबद्ध चीज़ें कौन सी हैं? जैसे कि आपका ज़मीन से जुड़ी हुई हमारे दीवारें हैं, हमारे दरवाज़ा और घरों की खिड़कियां हैं, ये कैसी हैं? भूबद्ध हैं। तो क्या ये चोरी की विषय वस्तु हो सकती हैं? तो बिल्कुल नहीं। यदि ये जब तक भूबद्ध हैं, जब तक चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही इनको जो है भूबद्ध से अलग कर दिया जाता है, माने दीवार से दरवाजे को या खिड़की को जो है वो अलग कर दिया जाता है, तो ये चल संपत्ति हो जाती हैं और चोरी की विषय वस्तु हो जाती है, माने इनकी चोरी की जा सकती है। फिर हम आगे देखते हैं। तो ये हमने बता दिया। एक तो एक बात आपकी आ रही है इंपॉर्टेंट कि हटाना और पृथक्करण एक ही कार द्वारा हो सकता है। जैसे कि हमने कोई पेड़ है, अभियुक्त उसकी चोरी करना चाहता है, तो उसने क्या किया? उस पेड़ को काट दिया। तो जैसे ही उसने पेड़ को काटा और पेड़ अलग हो गया, तो हटाना माने पेड़ अपने हिसाब से क्या हुआ? अलग होकर क्या हुआ? गिर गया। पेड़ जब कटेगा क्या होगा? गिर जाएगा। तो यहाँ पे हटाना और पेड़ को काट डाला, माने क्या किया कि पेड़ को ज़मीन से उसने क्या कर दिया? पृथक कर दिया, उससे अलग कर दिया। तो वही कहा गया कि हटाना और पृथक्करण उसी कार से किया जा सकता है। और ये हमने बता दिया कि चोरी में सहमति जो है वो दो तरह की हो सकती है। पहली अभिव्यक्त, दूसरी विवक्षित। और आगे हम चलते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, संपत्ति स्थायी रूप से ले ली गई हो यह आवश्यक नहीं है। संपत्ति को स्थायी रूप से लेना आवश्यक नहीं है। यदि चोर का इंटेंशन बुरा है, चोरी सतत पूरे होते हैं और वो संपत्ति को जो है कुछ समय के लिए ले जाता है, तो यहाँ पे चोरी का अपराध जो है वो गठित हो जाएगा। तो चोरी के लिए संपत्ति को स्थायी रूप से लिया जाना आवश्यक नहीं है, कुछ समय के लिए लिया जाना, बशर्ते उसमें जो आपके आवश्यक तथ्य हैं अगर सभी आवश्यक पूरे होते हैं तो चोरी का अपराध जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे हम चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका, खासतौर से सिविल जज मेंस में ये क्वेश्चन आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? माने हम अपनी संपत्ति की क्या हम चोरी कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, कर सकता है। और 378 के जो दृष्टांत हैं आपके या और टा, तो इससे पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा जो है वो अपनी ही संपत्ति की चोरी की जा सकती है, अपनी संपत्ति की चोरी की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि इसमें ये एग्जाम्पल दिया उसको हम सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कि ये क्या है? ये हमारी एक घड़ी है। ये घड़ी किसकी है? हमारी घड़ी है ना, हमने इसको खरीदा था, ये वस्तु हमारी है। अब क्या हुआ? ये घड़ी हमारी जो है वो क्या हो गई? ख़राब हो गई। इस समय नहीं बता रही है। तो हम एक मैकेनिक के पास गए और मैकेनिक से बोला कि ये हमारी घड़ी आप बना दीजिए। बोले ठीक है, बन जाएगी। कितना हमने खर्चा कितना आएगा? तो बोला कि 250 रुपये आपको इस घड़ी का खर्चा लगेगा, इस घड़ी का खर्चा 250 रुपये लगेगा। हमने कहा ठीक है, कब दोगे? तो बोला कि कल शाम तक आप ले जाइए। अब क्या हुआ? कल हम शाम के गए तो दुकानदार जो कहीं आसपास चला गया था, दुकान में कोई नहीं था, लेकिन घड़ी हमको जो है वो उसके काउंटर पे रखी हमको ये घड़ी दिख गई। हम पहचान गए कि हमारी घड़ी है और हमने इस आशय से कि चलो अच्छा है, इसको 250 रुपये हमको नहीं देने पड़ेंगे, जो मेहनताना देना था बनवाई का 250 रुपये हमको नहीं देने पड़ेंगे। और हमने क्या किया? उस घड़ी को चुपचाप उठा करके और हम चले आए। तो यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया? घड़ी की चोरी की। और यहाँ पे घड़ी किसकी संपत्ति थी? हमारी संपत्ति थी। तो इस प्रकार से हमने अपनी ही संपत्ति की चोरी की। तो यही आपका इसमें भी है कि अपनी ही संपत्ति की चोरी की जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसा हमने बताया पहले बताया आपका कि चोरी में जो है वो कब्जा आवश्यक है, कब्जा आवश्यक है, स्वामित्व आवश्यक नहीं है। तो स्वामित्व भी हो सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। स्वामित्व और कब्जा एक ही व्यक्ति के हाथ में हो सकता है, दोनों चीज़ें हों। लेकिन यहाँ पे चोरी के अपराध में जो है वो कब्जा आवश्यक है, स्वामित्व आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी मित्र की कोई संपत्ति हमारे पास रखी हुई है, तो स्वामित्व तो उसको किसका है? मित्र का है हमारा, लेकिन वो संपत्ति किस कब्जे में है? हमारे कब्जे में है। और हमारे कब्जे से कोई संपत्ति ले जाता है तो यहाँ पे जो है वो पर्याप्त है चोरी के लिए, क्योंकि चोरी में जो है वो कब्जा आवश्यक है, स्वामित्व आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगला आपका जो है वो कि आवश्यकता, क्या चोरी का बचाव है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कोई व्यक्ति रोटी की चोरी करे और पकड़े जाने पर ये कहे कि हमने चोरी इसलिए की थी कि हमको इतनी कस के भूख लगी थी और हमने कई दिनों से नहीं खाया था, यदि हम नहीं खाते तो क्या होता? हमारी मौत हो जाती। तो हमने अपनी जान बचाने के लिए जो है वो चोरी की है। तो चोरी में जो है आवश्यकता जो है वो एक बचाव के रूप में अवेलेबल
नहीं होगी। बचाव के रूप में अवेलेबल क्या है, ये बचाव नहीं है। फिर चलिए हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ही बनता है कि पति और पत्नी द्वारा क्या एक दूसरे की संपत्ति की चोरी की जा सकती है। पति या पत्नी द्वारा क्या एक दूसरे की संपत्ति की चोरी की जा सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं है। जैसे दांडिक प्रयोजन से जो अपनी हिंदू विधि है, तो उसमें क्या किया गया है कि पति पत्नी को जो है वो पृथक पृथक व्यक्ति माना गया है, मतलब पति पत्नी को जो है वो एक व्यक्ति नहीं माना गया है। तो इस हिसाब से जो है वो ये एक दूसरे की चोरी, संपत्ति की चोरी कर सकते हैं। इस तरह से पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति की चोरी जो है वो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धारा 379, तो ये आपका चोरी का दंड का प्रावधान करती है। तो ये धारा का एग्जाम में पूछी जाती है आपकी कि कौन सी धारा में जो है चोरी का दंड बताया गया है। तो कौन सी धारा बताया गया है, जस्ट अगली धारा में। अगर 378 आपको याद है तो 379 है ना, 379 में जो है चोरी का पनिशमेंट जो है वो बताया गया। अब दंड क्या है इसका, तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। या तो चोरी का दंड किस धारा में है, तो 379 में है। और दंड क्या है, तो दंड क्या है, 3 वर्ष तक का कारावास। और ये कारावास या तो सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, या जुर्माना या आपका दोनों। फिर आगे धाराओं में चोरी के कुछ विशेष प्रकार बताए गए हैं, वो चोरी के जो है वो गंभीर रूप भी हैं। तो 380 कहता है कि यदि आपने निवास गृह आदि में चोरी, है ना, तो यहाँ पे निवास गृह आदि में चोरी, तो यहाँ पे किस में चोरी, तो या तो चोरी निर्माण में की गई हो, निर्माण माने कोई गृह है आपका, घर है, झोपड़ी है, या तंबू जो रहने के योग्य रहता है या संपत्ति रखने के योग्य काम आता है, या जलयान जो पानी में बड़े बड़े जहाज चलते हैं। तो यदि कोई अभियुक्त जो है वो इन जगह से, इस स्थान से चोरी करेगा तो धारा कौन सी लागू होगी, 380 लागू होगी। बशर्ते शर्त यह है कि इन स्थानों का निर्माण का, तंबू का या जलयान का उपयोग जो है क्या हो रहा हो, मानव निवास के लिए या संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए। अगर इनमें कोई चोरी करता है तो ये चोरी का जो है वो गंभीर रूप है। और इसका दंड क्या है, दंड इसका जो है वो बढ़ जाता है 7 वर्ष तक का कारावास। ये सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, और जुर्माना दंड आपको याद रखना है। चलिए अगला इसका और गंभीर रूप है, ये धारा 381 में है। तो 381 में कहा गया है कि लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। तो यहाँ पे लिपिक और जो सेवक होते हैं उन पर जो मालिक होता है उन पर क्या करता है, विश्वास करता है ना विश्वास। तो उनको बहुत सारे ऐसे अवसर मिल जाते हैं चोरी करने के, क्योंकि उनको बहुत सारी हमारी चीज़ें मालूम होती हैं, हम कहाँ पे अपनी संपत्ति रखते हैं, है ना, उनको काफ़ी जानकारी होती है। तो यदि इनके द्वारा मालिक की संपत्ति की चोरी की जाती है तो यहाँ पे बढ़ा हुआ दंड इनको मिलता है ना। वो समान चोरी के तरह उनको दंडित नहीं किया जाता है, बल्कि उनको जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से विश्वास हमारा तोड़ा है ना, एक जिस पर हमने विश्वास किया उसने हमारा विश्वास तोड़ दिया। तो उनके लिए सज़ा क्या है, तो सज़ा देखते हैं अपन, क्या सज़ा है, धारा 380 जैसी, है ना। तो अपन इस तरह याद कर लें कि 380 और 380 में सज़ा क्या है, 7 वर्ष तक का कारावास, सादा हो सकता है या कठोर, और जुर्माना। तो इस तरह से दोनों धाराओं के दंड एक हैं। तो हमने इसलिए आप इसी तरह से नोट्स बनाइए, लिखिए कि किस तरह धारा 380 की तरह उसको दंडित किया जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं धारा 382। तो 382 जो है वो चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के बाद चोरी। तो यदि चोर है जो चोरी कर रहा है वो इस तरह की उसने तैयारी की है कि कोई व्यक्ति अगर हमारा विरोध करेगा तो हो सकता है हम उसको जान से मार दें, या हम उसको जो है वो कोई चोट पहुंचा दें, घायल कर दें, या हम उसको जो है वो अवरोध कर दें, उसको हम जो है वो रोक दें। तो अगर इस आशय से वो तैयारी करके और अभियुक्त जो है वो जो चोर है वो चोरी करता है तो कौन सी धारा लागू होगी आपकी, धारा 382 लागू होगी। और इसका दंड क्योंकि गंभीर रूप है ये, लेकिन यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे चोर ने अगर अपने बल का उपयोग कर दिया, जैसे किसी को उसने घायल कर दिया या किसी को उसने गोली मार दी, तो फिर ये चोरी ना होकर के क्या हो जाएगी, आपकी लूट हो जाती है ना। चोरी ना होकर क्या हो जाती है, ये लूट हो जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि चोरी जो है वो कब लूट हो जाती है। तो यहाँ पे तैयारी ज़रूर होती है, लेकिन चोर जो है वो जो अपने साथ हथियार लेता है, हथियार लेके चलता है,
वो उसका उपयोग नहीं करता। यदि वो उनका उपयोग कर देगा तो ये फिर चोरी ना होकर के चोरी जो क्या हो जाएगा, ये लूट हो जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे कि चोरी कब लूट हो जाती है और इसकी सज़ा क्या है। इसकी सज़ा थोड़ा सा कठोर है, 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। तो याद रखिएगा 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। और इसमें 2 दृष्टांत दिए गए हैं आपके, वो दृष्टांत एग्जाम में आपके आते हैं। तो इसमें क्या करता है कि चोर जो है वो एक भरी हुई पिस्तौल जेब में रख कर के चोरी करता है और इसका इंटेंशन ये है कि यदि कोई मिलेगा तो उससे हम निपट लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो कौन सी धारा लगेगी आपकी, 382 लगेगी। इसी तरह से एक दूसरा दृष्टांत दिया गया है कि एक जेब कतरा है, वो जेब काटता है और जेब काटने में ऐसा हो सकता है कि भाई जिसकी जेब काट रहे हैं उसको अगर पता चल जाए तो क्या करेगी, पब्लिक मारेगी, वही हमको मारने लगेगा। तो वो पहले से क्या व्यवस्था रखता है कि कुछ अपने साथी जो है वो फैला रखता है ना, उसके साथी आसपास रहते हैं कि अगर हमने चोरी जेब काटते समय अगर हम पकड़े गए या सामने वाले को मालूम पड़ गया तो वो हमारी सहायता के लिए आ जाएंगे, है ना, वो हमारी सहायता के लिए आ जाएंगे और हमको छुड़ा लेंगे और सामने वाले को जो है वो रोक देंगे, अवरोध कर देंगे। तो यहाँ पे धारा 382 लागू होती है। तो ये दोनों दृष्टांत आप देख लीजिए, एग्जाम में आते हैं आपके। अब एक चीज़ हम और बताना चाह रहे हैं, जैसे कि चोरी का प्रयत्न। तो चोरी का प्रयत्न जो है वो कहाँ दंडनीय है। तो चोरी का प्रयत्न कहीं अलग से धारा में दंडनीय नहीं है। और ये हमने पहले भी बताया था आप लोगों को कि यदि किसी अपराध का अलग से उसका प्रयत्न दंडनीय नहीं है तो मामला वो कहाँ जाता है, किस धारा में, धारा 511 में जाता है, धारा 511 में जाता है। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि एक व्यक्ति क्या होता है कि संदूक जो है का ताला तोड़ता है चोरी करने के आशय से कि उसमें जो भी सामान रखा है उसको हम ले लें, लेकिन संदूक जो है वो खाली निकलता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, चोरी करने का प्रयत्न किया और वो किस धारा में दंडनीय होगा, धारा 511 में, धारा 511 में। और एक दृष्टांत आपका और है कि का या की जेब में हाथ डालता है चुराने के लिए कि इसके हम रुपए होंगे चुरा लेंगे, लेकिन पता पड़ता जेब में कुछ नहीं निकलता। तो यहाँ पर वो चोरी, तो उसने प्रयास तो पूरा कर लिया, अगर कुछ निकलता तो वो चोरी में सफल भी होता, लेकिन ये फाक था कि जेब में कुछ नहीं था, इस कारण से चोरी वो अपराध कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे उसने क्या किया, चोरी का प्रयत्न किया। क्या किया उसने, चोरी का प्रयत्न किया। और ये प्रयत्न कहाँ दंडनीय होगा आपका, धारा 511 में, धारा 511 में। तो मेरी ये छोटी सी क्लास थी, इसमें आज मैंने चोरी के बारे में सभी लगभग महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ाया है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी मैंने बताए हैं। लेकिन मैं इसमें एक आप लोगों को एक राय देना चाहूँगा कि जैसा कि सिविल जज वगैरह या ADPO के एग्ज़ाम देखने में ये आ रहा है कि केवल बैरेक्ट से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि कई लीडिंग केस आ रहे हैं, कई ऐसे निर्णय हैं जिनके फैक्टों को ही प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। तो इसके संबंध में आप जो है वो निसंदेह रूप से, जैसे मुख्य सब्जेक्ट जैसे IPC आपका जो है बड़ी विधि है, इसमें बहुत सारे आपके लीडिंग केस हैं, तो उन लीडिंग केस को भी आप जो है वो ध्यान में रखें, बुक पढ़ें। बुक में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जो हम लिमिट समय में आपको नहीं बता सकते हैं। तो यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर आप उसमें विभिन्न जो प्रकार के जो दृष्टांत दिए गए हैं उनको पढ़ें, तो उनसे भी आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो चलिए, अगली क्लास हमारी कल होगी, कल हमारा नेक्स्ट अपराध होगा। तो कल तक मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।